कम से कम 3 गुना या कुछ लोगों का कहना है 8 गुना तक अधिक संख्या मौतें हुई हैं एक्चुअली, जिसको गिनी नहीं जा रही हैं कोविड की मौतों के रूप में। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो बहुत भारी बड़ी संख्या है, 10-15 संख्या है जो कि हम मान सकते हैं कि कोविड के सेकेंड वेव में जिनकी जानें गई हैं। तो लगभग भारत के हर घर में अगर देखिए तो एक कहीं ना कहीं शोक है, किसी दोस्त की मृत्यु, किसी स्कूल फ्रेंड की मृत्यु, किसी कोलीग की मृत्यु या किसी घर में किसी आपके रिश्तेदार की मृत्यु हुई है। तो इस भयानक हादसे पर अगर हमारी पीड़ा हम व्यक्त करें, हमारा हमारा आक्रोश हम व्यक्त करें, हम सवाल पूछें सरकार से कि आपने क्यों ये होने दिया, आपने क्यों इसके लिए तैयारी नहीं की। ऑक्सीजन की कमी से देश के दिल्ली जैसे शहर तक में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर सकते हैं अस्पताल के पार्किंग लॉट में रुक करके। ये कौन सोच सकता था? क्या इसको कम से कम आप नहीं रोक सकते थे? वायरस को आप नहीं रोक सकते मान लिया, लेकिन जहां तक ऑक्सीजन की बात है आप क्यों नहीं इसके लिए कर सकते थे? वैक्सीन की तैयारियां क्यों नहीं आप कर सकते थे? वैक्सीनेट क्यों नहीं कर सकते थे लोगों को समय पर? और जब आप जानते थे कि वायरस आ रहा है, सेकेंड वेव आएगा, तो आपने हमें सचेत क्यों नहीं किया? ये सवाल अगर हम करते हैं सरकार से तो हमें कहा जा रहा है कि आप तो नेगेटिव हो रहे हैं। और कोविड-19 के खिलाफ अगर ये युद्ध है तो युद्ध का नेतृत्व सरकार कर रही है और सरकार के पीछे हम सबको लाइन में खड़े हो जाना होगा और सरकार का साथ देना होगा। अगर हमने पलट करके सरकार से कोई सवाल किया तो हम पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इस अभियान के कहने का ये मतलब है। और एक तरह से हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस अभियान को चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक तरह से जैसे पुलवामा, बालाकोट वगैरह में जिस तरह का नैरेटिव आया सामने, जिस तरह का विमर्श आया सरकार की तरफ से, उसी तरह का विमर्श आज भी कि सरकार से सवाल करना इन मामलों में गलत है। अगर हम आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की रिसेंट स्पीच को सुने तो उसमें एक खास बात कहते हैं मोहन भागवत, जिसमें वो मानते हैं, एक तरह से सरकार की आलोचना वो करते हैं और ये बड़ी चीज है। वो कहते हैं सरकार की आलोचना में कि सरकार ने पहला वेव कोविड के पहला वेव के बाद में सरकार ढीली पड़ गई, सरकार एक तरह से निश्चिंत हो गई। और उसी तरह से लेकिन इस बात को, इस आलोचना को वो एक खास तरीके से रखते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि हम भी पॉजिटिविटी के नाम पर उसी तरीके से चीजों को देखेंगे। किस तरीके से? तो सरकार की कमी बताते हुए वो जनता की भी कमी बताते हैं। वो कहते हैं कि जनता भी सरकार भी दोनों ही ढीले पड़ गए पहले वेव के बाद। तो जब आप कहते हैं जनता भी पड़ गई, सरकार भी पड़ गई, तो एक तरह से आप जनता सरकार सबको एक ही पलड़े में आंक रहे हैं, उसके एक ही तरह से उसको नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये एक तरह से स्वाभाविक था, गलत था, लेकिन स्वाभाविक भी था, आखिर पब्लिक भी तो ढीली पड़ गई। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि हम अगर पब्लिक हैं, हम अगर देश के नागरिक हैं, तो हमारे इस भयानक कठिन दौर में हताशा से जहाँ पर हम डेली लड़ते हैं, पॉजिटिव होने के लिए हमें कहना नहीं पड़ता है। सरकार कहेगी तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इस भयानक पीड़ा के समय में एक तरह से हम लोग अगर हताशा से रोज न लड़ें तो हम तो जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे भी जब हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनका सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है, उनका दम घुट करके उनकी उनकी मौतें हो जा रही हैं, ऐसे समय में हताशा से भिड़ना, हताशा से लड़ना, ये तो हम कर ही रहे हैं। सरकारी आदेश की जरूरत नहीं है इसमें, आरएसएस के कहने की क्या जरूरत है इसमें? लेकिन आरएसएस जिस बात को कहना चाहती है उससे हम उसके विपरीत एक बात बताना चाहते हैं आरएसएस को भी, सरकार को भी, सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोगों को। पब्लिक ढीली पड़ गई ये कहना तो एक बात है, लेकिन पब्लिक क्यों ढीली पड़ गई? क्या सरकार ने, इसी सरकार ने पब्लिक को सचेत किया
कि आपको ढीला नहीं पड़ना चाहिए? उस बारे में मत कहिए जो वो आपका फ़ोन बजता है तो जिसमें कहा जाता है कि अभी कोई ढिलाई नहीं और क्या-क्या, उसको रहने दीजिए। तो वो तो एक तरह का कहने भर के लिए वो एक मैसेज है जिसको लोग सुनते भी नहीं हैं, उसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से क्या मैसेज दिया गया? सरकार की तरफ से पिछले ही साल बिहार में चुनाव कराए गए, जिस समय मेरी पार्टी ने और राजद ने और विपक्ष की पार्टियों ने, विपक्ष के दलों ने चिट्ठी लिख करके इलेक्शन कमीशन से कहा था कि अभी चुनाव मत कराइए, कोविड का दौर है, कठिन हो सकता है, लोगों की मौतें हो सकती हैं। ये अलग बात है कि बिहार में उस समय उस स्तर पर मौतें नहीं हुई, लेकिन सचेत करना हमारा काम था, सचेत तो हमने किया। सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल चुनाव होगा और कुछ भी नहीं होगा, कोविड ओविड सब कुछ भी नहीं। रैलियां कराई गई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, पिछले साल भी हुई। उसके बाद में जनवरी का महीना आया, इसी साल के जनवरी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहते हैं कि भाई हमने तो कोविड को पराजित कर दिया, भारत ने हमारे नेतृत्व में कोविड कोरोना को पराजित कर दिया। और इसका प्रचार भाजपा ने किया। अप्रैल महीने के प्रथम हफ्ते में, शायद 9 अप्रैल की तारीख थी, जब नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों को, चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा कि कोरोना को हमने पराजित कर दिया है, जबकि उन्हीं के सरकार की तरफ से चिट्ठियां विट्ठियां गई थी। अब वो कहने भर के लिए भेजी गई थी कि भाई एक सेकेंड वेव आएगा और आप लोग तैयारी आपको करना चाहिए। सेकेंड वेव की जानकारी इस सरकार को थी, इसका मतलब, लेकिन उसने बिल्कुल सोच समझ करके इसकी तैयारी नहीं की। पब्लिक को ये मैसेज दिया कि आपको कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक कान से अंदर करिए, दूसरा कान से अलग कर दीजिए। सामने पुलिस वाला दिखे तो मास्क वास्क पहन लीजिए, नहीं तो हटा दीजिए। क्योंकि भाई प्रधानमंत्री कहाँ मास्क पहन रहे, होम मिनिस्टर कहाँ मास्क पहन रहे, चीफ मिनिस्टर कहाँ मास्क पहन रहे, योगी आदित्यनाथ, कोई नहीं पहन रहा मास्क। ऊपर से अप्रैल महीने में, जिस महीने में होना था सेकेंड वेव का आना, सब लोग जानते थे कि मार्च में ही शुरू हो गया, उसी समय सरकार ने कुंभ मेला रखा। कुंभ मेला को हम अलग से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुंभ मेला जो है वो किसी खास शहर, माने आपके अपने शहर या आपके कस्बे में अगर कोई पर्व होता है, वो ईद का पर्व हो, दिवाली का पर्व हो, जो हो, उससे अलग है ये। क्यों? क्योंकि वैसे पर्व में आखिर उसी शहर के या उसी मोहल्ले के लोग जो हैं वो इकट्ठा होंगे, वो जमा होंगे, और जबकि उससे कोविड फैल सकता है, लेकिन फिर भी उसकी फैलने का स्तर जो है वो एक तरह से सीमित स्तर होगा। लेकिन कुंभ मेला में 20 लाख लोग जो हैं वो पूरे देश भर से आते हैं और कुंभ में हरिद्वार में नहाते हैं नदी में। उसके बाद में वो सब लौटते हैं, सब दिल्ली होते हुए लौटते हैं, और उसी के बाद में दिल्ली में ये भयानक स्थिति पैदा होती है, क्योंकि दिल्ली में वो कोविड को फैलाते हुए लौटते हैं। ये उनका गुनाह नहीं है, कुंभ में शामिल होने वाले लोगों का गुनाह नहीं है। ये जो किसी भगवान को मानने वाले लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनका गुनाह नहीं है ये। गुनाह उस सरकार का है जिसने तय किया कि उस भाजपा का गुनाह है ये, जिसने तय किया कि अगर इससे पहले रहे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अगर कह दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोविड फैल सकता है, मैं कुंभ को 1 साल आगे बढ़ा करके इसी साल में रखने के पक्ष में नहीं हूं, तो उसे हटा दिया, चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया, उसकी जगह पे ऐसे आदमी को बनाया जो तैयार है कुंभ रखने के लिए, और जो ऊपर से जिन्होंने कहा कि भाई कोविड का खतरा है, उनको जवाब दिया कि भाई गंगा माँ को जो लोग मानने वाले लोग हैं उनको तो कोविड छू ही नहीं सकता। इस झूठ को किसने कहा? किसने कहा? पब्लिक को गुमराह किसने किया? पब्लिक को गुमराह जो है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया, जो भाजपा के हैं। पब्लिक को गुमराह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने किया, जिसने इतने बड़े गैदरिंग को होने दिया। ऊपर से चुनावी गैदरिंग्स को होने देना, असेंबली चुनाव को पूरा स्केल पे होने देना, ये किसका गुनाह है? अगर ये इलेक्शन कमीशन और सरकार का गुनाह नहीं है तो किसका गुनाह है? बिल्कुल उन्हीं का गुनाह है। ऊपर से जब अप्रैल महीना शुरू हो चुका था, जब मौतें शुरू हो गई थी, तब भी जाकर के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पंचायत चुनाव कराए जाने, जिसमें आज हमें पता चल रहा है कि 1600 अध्यापक और स्टाफ जो हैं वो कोविड से के शिकार हो गए, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती इसमें उतारा गया। तो ये कहना होगा कि इसमें आप पब्लिक को नहीं कह सकते, उन अध्यापकों को नहीं कह सकते, वोटर को नहीं कह सकते, कुंभ मेला में शामिल होने वाली पब्लिक को नहीं कह सकते, जनता को नहीं कह सकते। आप सरकार को जिम्मेदारी, जवाबदेही लेनी होगी।
और अगर पिछले पूरे साल में जिम्मेदारी जवाबदेही याद कराया होता, अगर सरकार को अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही अगर याद कराया होता, मीडिया ने अपना काम किया होता, सवाल पूछे होते, तो आज शायद हम इस स्थिति में न होते, इतनी मौतें न होती। क्योंकि सरकार को सवाल पूछना, इससे ज्यादा पॉजिटिव काम किसी देश के नागरिक के लिए नहीं हो सकता है। वो भले आप आक्रोश से पूछिए, भले आप बिल्कुल जिस तरह से ग्रिलिंग अर्नब गोस्वामी करते हैं किसी की, ठीक उसी तरह से पूछिए, लेकिन जैसे भी पूछिए, पूछिए सरकार से सवाल। सरकार से सवाल पूछना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, सरकार से सवाल पूछने से काम भी ज्यादा अच्छा होता है, सरकार का काम भी ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि लोकतंत्र में आप अमर्त्य सेन की बात को याद करिए कि ये जो बड़े बड़े हादसे हैं, चाहे वो भूखमरी के बड़े हादसे हों, चाहे किसी दूसरे चीज की जैसे कोविड का भी, ये सारी चीजें ये आमतौर पे किसी अच्छे फंक्शनिंग लोकतंत्र में नहीं होते। वो आमतौर पे होते हैं जहां तानाशाही होती है, वहां ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि इस पर सही समय पर सरकार को टोक करके उसे सवाल करने की जगह कम होती है। आज हम यही देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल में सवाल पूछने वालों को उठा करके पटक करके जेल में डाल दिया गया, कह दिया गया कि सवाल पूछना गुनाह है। अभी भी हम यही देख रहे हैं कि जो सवाल कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, उनको जो है वो उठा दिया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये सारी चीजें जहां पर हों, वहां पर जाहिर सी बात है कि इस तानाशाही के माहौल में कोविड-19 भी पनप रहा है और ये इस तरह का भयानक हादसा हो रहा है। इसलिए जब ये मोहन भागवत कहते हैं, और उनकी बात को अगर और थोड़ा ध्यान से देखें, तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई इतने सारे लोगों की मौतों को हमें तो दूसरी नजर से, हम तो जानते हैं, हम तो भारत के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, हम तो देखते हैं दूसरी नजर से कि ये तो जीवन मरण का खेल है और ये तो होता ही रहता है, और इसमें अगर कोई मर गया है कोविड से तो वो तो मुक्त हो गया है और हम मुक्त नहीं हुए, हमें अपना काम करना है, लेकिन ये तो मुक्त हो गए। तो जो इस तरह की भाषा बोलते हो, ये कौन सी पॉजिटिव भाषा है जिसमें आप ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनकी जानें बच सकती थी, जिन्हें बचाया जा सकता था, जिनका मरना कतई तय नहीं था, जो बिल्कुल असमय मारे जा रहे हैं, जिनका समय नहीं आया था, उनको मरना पड़ रहा है अकेले अस्पताल में, जबकि उनके उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जो हैं, उन्हें दूर दूर से उन्हें देख करके वो वीडियो से गीत गाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बेटा जो है वो पिताजी के ऑक्सीजन पहुंचाने में लाचार अस्पताल के बाहर जो है फुट फुट के रो रहा है। ऐसे हालातों को आप सामान्य हालात नहीं कह सकते हैं, जहां पर जलाने की जगह नहीं है और इसलिए वो नदियों में बहा दिया जा रहा है लाशों को, नदियों के किनारे गाड़ दिया जा रहा है लाशों को, हजारों हजार लाशों। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये कोई जीवन मरण का खेल नहीं। अगर कोई बड़ी हत्या हो जाए, उसको आप नहीं कहते हैं जनसंहार को कि ये तो जीवन मरण का खेल है। भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, उससे तुलना करिए अभी जो हो रहा है उसका, क्योंकि उसके पीछे कोई गुनहगार है। ये कोई जीवन मरण का खेल जो कहेगा, वो हमारे दर्द पर, हमारे चोट पर नमक छिड़क रहा है, वो मजाक कर रहा है हमारे साथ में, पॉजिटिविटी के नाम पर हमें एक तरह से चिढ़ा रहा है। और इसका जवाब हमें बिल्कुल यही कह करके देना होगा कि सवाल पूछना हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमसे अगर कहीं कोई गलती हुई है तो शायद हमने कम सवाल पूछा, इसीलिए हम और ज्यादा सवाल पूछेंगे जब तक जो है वो तीसरा वेव आने से पहले तक सरकार तैयारी क्यों न कर लें। और जो इस वेव में जो लोग गए हैं, एक एक का नाम हम याद करें, एक एक गांव में जाकर के पूछें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, किसी एक का भी नाम हम गुमनाम किसी को मरने नहीं देंगे, सबको याद करेंगे, सबको याद रखेंगे। श्री श्री रविशंकर को कह देंगे, जब वो कहेंगे कि अरे रोज का कितने लोग मरे, इसको आप क्यों गिन रहे हैं, गिनेंगे, क्योंकि हर एक जान प्यारा है, हर नागरिक जो मारा गया है वो प्यारा है, हर जान जो चली गई है, हर दम जो घुटा है वो प्यारा है। हम उसको याद करेंगे और उसे याद करते हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार था उनको सजा मिले, क्योंकि ये जनसंहार है, उस जनसंहार की सजा के लिए हम कहेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करेंगे, चीफ मिनिस्टरों को कटघरे में खड़ा करेंगे। और ऐसा करना नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल पॉजिटिव है। इसी से हमें ऑक्सीजन, वैक्सीन, स्वास्थ्य की सेवाएं आगे के लिए भी मुहैया होंगी।
और न्याय होगा।